देखो हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में इस चैप्टर में हम दो गैस लेके चल रहे हैं, एक O2 और एक CO2, ठीक है। पहले हमें पढ़ना है O2 का ट्रांसपोर्ट और उसके बाद हमें पढ़ना है CO2 का ट्रांसपोर्ट। तो पहले O2 का ट्रांसपोर्ट देखेंगे। कल तुम्हें बताया था मैंने कि हीमोग्लोबिन जो है ना वो एक पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट, ठीक है। और वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है तुम्हारा किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, और आरबीसी प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर। अब हीमोग्लोबिन ठीक है एक पिगमेंट है, लेकिन वो है आयरन कंटेनिंग। क्या है? आयरन कंटेनिंग, मतलब हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। अब आयरन मैंने तुम्हें बताया था कल, तुम्हें देख के आना है, फेरस होगा या फेरिक होगा? Fe2 पॉजिटिव, यानी फेरस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, और आयरन की भी कौन सी फॉर्म होगी? फेरस फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फेरस फॉर्म। तो पेपर में ना तुमसे दोनों पूछ सकता है कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो आयरन होता है, या तो तुम्हें ऑप्शन देगा फेरिक और फेरस, ठीक है। अगर फेरिक और फेरस दिया तो क्या चूज करोगे? फेरस। अगर तुम्हें दिया है Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव तो क्या चूज करोगे? Fe2 पॉजिटिव चूज करोगे, ठीक है। अब उसके बाद कल तुम्हें एक और बात बताई थी कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। जैसे ये हीमोग्लोबिन और ये ऑक्सीजन है, जब ये दोनों बाइंड करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इन दोनों की जो बाइंडिंग है ना वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब ये दोनों अलग भी हो सकते हैं। अगर अलग नहीं होते तो हम कहते हैं कि बाइंडिंग इरिवर्सिबल है, पर ये दोनों अलग हो सकते हैं। ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन है वो रिवर्सिबल है। मतलब ऑक्सीजन अलग हो सकता है और हीमोग्लोबिन अलग हो सकता है, तो ये बाइंडिंग जो है ये रिवर्सिबल है। उसके बाद ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। अब यहाँ तुम्हें अपनी केमिस्ट्री लगानी है। 4 क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। मॉलिक्यूल्स। अगर मैं एटम पूछूं तो कितने हो जाएंगे? 8। एटम बोले तो कितने होंगे? 8। अगर 8 ऑक्सीजन के एटम है तो 8 ऑक्सीजन लिखोगे, और मॉलिक्यूल है तो 4। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है। एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है। मैक्सिमम कितने के साथ बाइंड कर सकता है? 4 ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बोलेंगे। अगर एटम बोल रहे हैं तो बोलेंगे 8 ऑक्सीजन के एटम, ठीक है। उसके बाद है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब ये जो बाइंडिंग हो रही है ना ऑक्सीजन की और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग हो रही है, ये इस कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन जो मेन फैक्टर है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है PO2। क्या है वो? PO2। PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। तो ये जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की, वैसे तो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पर मेन फैक्टर सबसे प्राइमरी फैक्टर कौन सा है? PO2। क्या है? PO2, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। Partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature are the other factors which can interfere with this binding। ये जो बाइंडिंग हो रही है ना, इस बाइंडिंग में और 3 फैक्टर्स हैं जो इंटरफेयर कर सकते हैं। PCO2, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। क्या क्या मेन फैक्टर जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट करेगा? वो तो है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लेकिन 3 फैक्टर और हैं इसके अलावा। PCO2 that is partial pressure of CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। तो टोटल कितने फैक्टर्स हैं? टोटल कितने हैं? 4। सबसे मेन कौन सा? PO2। बाकी 3 PCO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, जो अफेक्ट करेंगे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को, ठीक है, इन दोनों की बाइंडिंग को। और ये जो दोनों बाइंड कर रहे, बाइंड करके क्या बनाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये बाइंडिंग कैसी है? रिवर्सिबल है। कैसी है? रिवर्सिबल। एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम कितने O2 से बाइंड कर सकता है? 4 से, ठीक है। मैक्सिमम कितने से कर सकता है? 4 से, 4 मॉलिक्यूल से, और एटम से 8 से। उसके बाद अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2। अब हम क्या करें, पहले सैचुरेशन का मतलब समझो। देखो
ये मान लो हीमोग्लोबिन है, क्या है ये? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट फॉर्म में एच बी लिखते हैं। अब एक हीमोग्लोबिन से मैक्सिमम कितने O2 बाइंड कर सकते हैं? 4। कितने बाइंड कर सकते हैं? 4। मान लो चारों बाइंड नहीं किए, अभी एक ही बाइंड किया। हमने ये कहा है मैक्सिमम 4 कर सकते हैं, ये नहीं कि हमेशा 4 ही बाइंड करेंगे, पर मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? 4। अभी कितना बाइंड किया है? 1। तो क्या बन गया? HbO2। क्या बन गया? HbO2। कितनी जगह खाली है? 3 जगह खाली है। ठीक है, फिर दूसरा ऑक्सीजन आया, दूसरा भी बाइंड कर गया। अब क्या बन गया? HbO4। ठीक है, अब तीसरा ऑक्सीजन आया, ठीक है, अब क्या बन गया? HbO6। फिर चौथा ऑक्सीजन आया, अब क्या बन गया? HbO8। क्या अब और किसी ऑक्सीजन के आने की जगह है? नहीं है ना, मतलब अब सैचुरेशन आ गया। अब क्या आ गया? सैचुरेशन। जैसे तुम पढ़ते हो तो तुम बोलते हो कि अब हमारा सैचुरेशन आ गया, अब हमें आगे समझ नहीं आएगा, मतलब अब आगे कुछ घुसेगा ही नहीं अंदर। ठीक है, तो HbO2 का मतलब यही यहाँ से हम समझ रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी जगह खाली है? 4। तो मैक्सिमम कितने O2 आ सकते हैं? 4। 4 आने के बाद और जगह खाली नहीं है, मतलब सैचुरेशन आ चुका है। ठीक है, अब हम ग्राफ किस किस के बीच में देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन होगा, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन किसकी वजह से हो रहा है? O2 की वजह से। हीमोग्लोबिन का हम सैचुरेशन देख रहे हैं, ठीक है, और साथ में दूसरी एक्सिस पे जो हम ग्राफ पे रखेंगे वो रखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। क्या रखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। क्यों? क्योंकि मेन फैक्टर जो इस बाइंडिंग को जो मेन फैक्टर अफेक्ट करता है वो फैक्टर कौन सा था? PO2। क्या था वो? PO2। तो ग्राफ हम किस किस के बीच में प्लॉट कर रहे हैं? एक तो जो सैचुरेशन किया जा रहा है हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। एक तो जो सैचुरेशन किया जा रहा है हीमोग्लोबिन का बाय ऑक्सीजन वो रखेंगे ग्राफ पे, और दूसरा रखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, क्योंकि मेन फैक्टर था पार्शियल प्रेशर O2 का। ठीक है, तो ये लाइन ध्यान रखना, ग्राफ किस किस के बीच में है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2, ठीक है, इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। परसेंटेज सैचुरेशन का मतलब क्या है? जैसे टोटल कितनी साइट है हीमोग्लोबिन के पास? 4। अगर एक ऑक्सीजन बाइंड किया है तो कितना परसेंट बाइंडिंग होगी? 25%। अगर 2 ऑक्सीजन बाइंड करके तो कितनी परसेंट हो गया? 50%। अगर 25% बाइंडिंग हुई है तो हम कहेंगे हीमोग्लोबिन 25% सैचुरेट हो गया। अगर 2 ऑक्सीजन बाइंड होगी तो हम कहेंगे हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हो गया। ठीक है, अगर चारों ऑक्सीजन बाइंड करके तो हम कहेंगे हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेट हो गया। तो हम देख रहे हैं परसेंटेज सैचुरेशन। किसका परसेंटेज सैचुरेशन? हीमोग्लोबिन का। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय ऑक्सीजन, और दूसरी साइड क्या रख रहे? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, तो जब ये हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ की शेप आई एस शेप। ग्राफ की शेप कैसी आई? एस शेप। और ग्राफ को हमने नाम दिया सिग्मोइड कर्व। ग्राफ को क्या नाम दिया? सिग्मोइड कर्व। तो देखो ग्राफ में क्या है? परसेंटेज सैचुरेशन हम देख रहे हैं। किसका परसेंटेज सैचुरेशन देख रहे हैं? हीमोग्लोबिन का। और सैचुरेशन कर कौन रहा है? ऑक्सीजन। और दूसरी साइड एक्स एक्सिस पे हमने रखा PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। PO2 हमने किस में रखा? mmHg में। ठीक है, तो यहां से जो ग्राफ हमें मिला वो मिला एस शेप का। कैसा ग्राफ मिला? एस शेप का, यानी सिग्मोइड कर्व मिला। कैसा कर्व मिला? सिग्मोइड कर्व। अब उसके बाद है दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब इस कर्व का जो हमने नाम दिया ना, वो नाम दिया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व का नाम क्या है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। शेप क्या है? एस शेप, सिग्मोइड कर्व। ठीक है, नाम क्या है ग्राफ का? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, उसके बाद and is highly useful in studying the effect of factors like PCO2, hydrogen ion concentration etc. on binding of O2 with hemoglobin। जो हीमोग्लोबिन की और O2 की बाइंडिंग हो रही थी ना, उनके ऊपर टोटल 4 फैक्टर्स इफेक्ट डाल रहे थे। पहला फैक्टर क्या था? PO2, दूसरा PCO2, तीसरा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और चौथा टेम्परेचर। इन चारों फैक्टर्स का अगर हमें इफेक्ट देखना है इस बाइंडिंग के ऊपर तो वो इफेक्ट हम देखेंगे इस ग्राफ से। ठीक है, तो इस ग्राफ की सिग्निफिकेंस क्या है कि हम ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग के ऊपर जो वो चारों फैक्टर्स इफेक्ट डाल रहे हैं वो उस इफेक्ट को हम स्टडी करेंगे। कौन से ग्राफ से?
ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से। ठीक है, अब आगे देखो, इन द एल्वियोलाई वेयर देयर इज हाई PO2, लो PCO2, lesser hydrogen ion concentration and lower temperature, the factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin, whereas in the tissues low PO2 है, बाकी सब high है, conditions are favorable for dissociation of oxygen from oxyhemoglobin। अब ये कंसेप्ट ना तुम्हारा बहुत इजी है, तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखो। देखो, अगर हम बात करें एल्वियोलाई की, तुम बताओ जो पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई के अंदर ज्यादा था या कम था? कितना था एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर? 104। तो ये ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। और CO2 का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में ज्यादा था या कम था? कम था ना। तो हमें क्या पता चला कि एल्वियोलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है O2 का वो ज्यादा होता है। क्या होता है? O2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा। और बाकी जो तीनों फैक्टर है ना, बाकी तीनों फैक्टर क्या थे? PCO2, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर। ये जो बाकी तीनों है ना, ये कम होंगे एल्वियोलाई में। ये तीनों क्या होंगे? कम होंगे। और जो PO2 है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर PO2 ज्यादा है तो मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है। ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी। और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके क्या बनाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये बना कैसे है? तुम्हें पता है एल्वियोलाई में आ गई थी ऑक्सीजन बाहर से। बाहर से क्या आ गई थी एल्वियोलाई में? ऑक्सीजन। जैसे ये तुम्हारा एल्वियोलाई है, यहाँ बाहर से क्या आई? ऑक्सीजन। और तुम्हें याद है यहाँ पे ब्लड आया था? याद है? अब जो ब्लड आया था, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या प्रेजेंट है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन और O2 दोनों बाइंड करके क्या बनाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब ब्लड के पास क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या आ गया ब्लड के पास? ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ गया। अब ब्लड इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को कहां पे लेके जाएगा? टिश्यूज के पास। कहां पे लेके जाएगा? टिश्यूज के पास। तो ये हमारा ब्लड है और ब्लड क्या कैरी कर रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कहां से उठा के लाया ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को? एल्वियोलाई से। कहां से उठा के लाया? एल्वियोलाई से। और अब इसको जाना है टिश्यूज के पास। किसके पास जाना है? टिश्यूज के पास। अब टिश्यूज में ना इससे उल्टी कंडीशन है। टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होगा या O2 का? CO2 का। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है CO2 का और बाकी तीनों फैक्टर कम होंगे। पार्शियल प्रेशर O2 का भी कम, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कम और टेम्परेचर भी कम। तो यहाँ पे अब ब्लड लेके आया है टिश्यूज के अंदर। क्या लेके आया है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पर यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो क्या है? कम। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है? कम। अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर कम है ना, तो ये बाइंडिंग कैसे थे? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। तो अब ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। यानी टिश्यूज को क्या मिल गई? अब ऑक्सीजन। टिश्यूज को क्या मिल गई? ऑक्सीजन मिल गई। तो ये तुम समझ पा रहे हो पूरा क्या हो रहा है? एल्वियोलाई से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन उठा के लाया। एल्वियोलाई से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन उठा के लाया तो क्या बना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो ऑक्सीजन उसको पहुंचानी कहां तक है? टिश्यूज तक। टिश्यूज तक पहुंचानी है तो हीमोग्लोबिन से अलग तो करनी पड़ेगी ना ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग कैसे हुई? क्योंकि बाइंडिंग थी रिवर्सिबल। बाइंडिंग रिवर्सिबल थी और टिश्यूज में O2 का पार्शियल प्रेशर कम था। पार्शियल प्रेशर कम था तो ऑक्सीजन अलग होगी, हीमोग्लोबिन अलग हो गया। तो टिश्यूज को O2 चाहिए थी और O2 मिल गई। वो O2 कहां से आई है? एल्वियोलाई से। लेके कौन आया है? हीमोग्लोबिन। है ना, ब्लड में हीमोग्लोबिन। ठीक है। ये बाइंडिंग क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे O2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था। और ये यहाँ पे टूट क्यों गए हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन? क्योंकि यहाँ पे O2 का पार्शियल प्रेशर कम था। ठीक है। कल तुमने पढ़ा था 97% जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आरबीसी के थ्रू होता है। तो वो ऐसे ही होगा। ठीक है, आया समझ?
देखो यहां तक ना इसमें सिर्फ यही बात लिखी हुई है कि डिसोसिएशन हो गया ऑक्सीजन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। अब देखो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस। जो लंग सरफेस है वहां पे O2 बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन के साथ एंड गेट्स डिसोसिएटेड एट द टिश्यूज। कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग तो कहां पे हो रही है, लंग सरफेस पे एल्वियोलाई में, और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग कहां पे हो रहे हैं, टिश्यूज में। कहां पे अलग हो रहे हैं, टिश्यूज में। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ना एक आउट ऑफ एनसीईआरटी कांसेप्ट पढ़ाऊंगी, कल पढ़ाऊंगी वो, ठीक है। देखो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। अगर हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की बात करें तो उसमें क्या होगा कि हर एक जो 100 मिलीलीटर ब्लड है तुम्हारा, और ब्लड भी कैसा, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड क्यों बोल रहे, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ कौन बाइंडेड है, ऑक्सीजन। तो जो तुम्हारा एवरी 100 ml ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो 5 ml O2 दे के आता है टिश्यूज को। कितने ml O2 दे के आएगा, 5 ml। लेकिन ध्यान रखना है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ब्लड है कितना, 100 ml, हर एक 100 ml ब्लड तुम्हारा टिश्यूज तक कितनी ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, 5 ml। कितनी, 5 ml, ठीक है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा, ये ग्राफ आ गया समझ, शेप क्या है, सिग्मोइड, ठीक है। ग्राफ का नाम क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, बिटवीन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्यों लिया, क्योंकि प्राइमरी फैक्टर कौन सा है जो अफेक्ट करता है इस बाइंडिंग को, PO2। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो CO2 जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा ना, तो यहाँ पे बनेगा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, तुम्हें ऑप्शन में देगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है, जब CO बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। पर जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनता, तब बनता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनता है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया, क्या बना था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो बनता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा, जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब अबाउट 20 to 25%, कल तुमने यही डिवीजन देखा था कि लगभग 20 से 25% जो तुम्हारा CO2 का ट्रांसपोर्ट है वो होता है बाय RBC, 70% होगा बाय बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, और 7% होगा प्लाज्मा के थ्रू डिसॉल्व्ड स्टेट में। तो हीमोग्लोबिन के थ्रू जो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है कितना है, 20 to 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। जैसे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग रिलेटेड थी टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग होगी किसके साथ रिलेटेड, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के साथ रिलेटेड, टू PCO2, ठीक है। PO2 इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। लेकिन इस बाइंडिंग को जो मेजर फैक्टर अफेक्ट कर सकता है वो कौन है, PO2। कौन है, PO2। वहां पे भी बाइंडिंग को जो मेजर फैक्टर अफेक्ट कर रहा था वो क्या था, PO2। क्या था, PO2। When PCO2 is high and PO2 is low as in the tissues। अब टिश्यूज में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई और पार्शियल प्रेशर O2 का कम होता है, तो वहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग हो जाएगी किसके साथ है, हीमोग्लोबिन के साथ। जबकि एल्वियोलाई में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर CO2 का कम और पार्शियल प्रेशर O2 का हाई, तो वहां पे हीमोग्लोबिन और CO2 अलग हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे, ठीक है। CO2 which is bound to hemoglobin from the tissues is delivered to the alveoli। सेम कंसेप्ट है इसका भी जो तुमने वहां पे पढ़ा। देखो जैसे ये तुम्हारा टिश्यू है और ये है तुम्हारी एल्वियोलाई, ठीक है।
अब टिश्यू में पार्शियल प्रेशर किसका हाई है? टिश्यू में किसका पार्शियल प्रेशर हाई है? CO2 का। ठीक है, CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई है और O2 का पार्शियल प्रेशर कम है। ठीक है, जबकि एल्वियोलाई में क्या है? एल्वियोलाई में O2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है। ठीक है, अब देखो टिश्यूज के अंदर क्या है? तुम्हारी CO2 ज्यादा है, CO2 ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी CO2। क्या बाइंड कर जाएगी? CO2। और जो स्ट्रक्चर तुम्हारा बना उसका नाम क्या है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्यों बना ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन? क्योंकि यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था। अब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन गया तो ब्लड इसको लेके जाएगा एल्वियोलाई के पास। ब्लड इसको ले गया एल्वियोलाई के पास, पर एल्वियोलाई में तो CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है। CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है तो यहाँ पे CO2 अलग हो जाएगा और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो गए? क्योंकि CO2 का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में कम है। अब यहाँ पे क्या होगा? CO2 आ गया एल्वियोलाई के पास तो CO2 को हम बाहर छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? 0.3। तो लंग्स से CO2 बाहर चला जाएगा। तो ब्लड कर क्या रहा है? ब्लड यहाँ से ऑक्सीजन उठा रहा है। क्या बना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेके गया टिश्यूज के पास। हीमोग्लोबिन अलग, ऑक्सीजन अलग, तो ब्लड ने यहाँ पे क्या छोड़ दी? ऑक्सीजन। यहाँ पे ब्लड ने उठा ली CO2 और बन गया कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। फिर गया एल्वियोलाई के पास, हीमोग्लोबिन अलग, CO2 अलग, तो वहां पे वो O2 छोड़ के आ रहा है और यहाँ पे CO2 छोड़ के आ रहा है। समझ आया? टिश्यूज को O2 की जरूरत है तो O2 मिल गई, एल्वियोलाई से हमें CO2 बाहर फेंकनी है तो एल्वियोलाई को CO2 मिल गई। ठीक है, अब यहां से देखो RBCs contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase। एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंजाइम का नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये एंजाइम प्रेजेंट होता है आरबीसी में। किस में प्रेजेंट होगा एंजाइम? आरबीसी में। तो आरबीसी में एक एंजाइम है, उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा हाई होती है। एंजाइम का नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज and minute quantities of the same enzyme is present in plasma too। अब ठीक है, आरबीसी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, लेकिन ये एंजाइम थोड़ी बहुत अमाउंट में प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज तुमने दो जगह देखा। पहला आरबीसी में, ज्यादा अमाउंट कहाँ पे होगी कार्बोनिक एनहाइड्रेज की? आरबीसी में, और थोड़ी बहुत अमाउंट होगी प्लाज्मा के अंदर भी। ठीक है, अब This enzyme facilitates the following reaction in both direction। अब ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने का काम भी, इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है ना? तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बीच में रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है ना? तो यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगी और बैकवर्ड भी आएगी, और फॉरवर्ड ले जाने का काम एज वेल एज बैकवर्ड लाने का काम एक ही एंजाइम का होता है। एंजाइम का नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसकी ज्यादा अमाउंट मिलेगी आरबीसी में और थोड़ी बहुत अमाउंट मिलेगी प्लाज्मा में। देखो शुरू में तुम्हारे पास प्रेजेंट था CO2। क्या प्रेजेंट था? CO2। अब CO2 और वाटर जब मिलते हैं ना तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये H2CO3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H2CO3। लेकिन ये H2CO3 टिक नहीं पाता, ये टूट जाता है। टूट जाएगा तो ये बनाएगा H पॉजिटिव प्लस HCO3 1 नेगेटिव। क्या बनाएगा? H पॉजिटिव प्लस HCO3 1 नेगेटिव। तो तुम्हारे पास था CO2 और वाटर। CO2 और वाटर ने कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में बनाया H2CO3। अब H2CO3 टिक नहीं पाता तो सेम एंजाइम की प्रेजेंस में ये बना देता है H पॉजिटिव प्लस HCO3 1 नेगेटिव। ठीक है, अब एट द टिश्यूज, अब देखो इसकी उल्टी रिएक्शन अगर होगी, ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन थी, अगर बैकवर्ड रिएक्शन देखोगे तो ये दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे? H2CO3, और H2CO3 टूट के क्या बना देगा? CO2 और वाटर। ठीक है, तो दोनों साइड रिएक्शन जा सकती है। अब टिश्यू साइड पे क्या होगा? देखो टिश्यू साइड पे पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा होता है? CO2 का या O2 का? CO2 का। तो टिश्यू साइड पे क्या है? CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई है। क्यों है हाई? ड्यू टू कैटाबॉलिज्म। किसकी वजह से? कैटाबॉलिज्म की वजह से। कैटाबॉलिज्म मैंने तुम्हें बताया था जहां पे चीजें टूटती हैं। ठीक है, तो टिश्यूज में क्या हो रहा है? हम खाना खा रहे हैं तो खाना टूट रहा है ना, तो उस कैटाबॉलिज्म की वजह से क्या हाई है टिश्यूज में? CO2 हाई है। क्या हाई है? CO2।
CO2 diffuses into blood, RBC में और प्लाज्मा में and forms HCO3 1 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। अब CO2 हाई है टिश्यूज में, वो टिश्यू डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड के अंदर। CO2 किस में चली गई? ब्लड में। अब ब्लड में तुम्हारे पास RBC भी है और प्लाज्मा भी है। अब RBC के अंदर भी और प्लाज्मा के अंदर भी कौन सा एंजाइम है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज। अब वाटर तो बॉडी में होगा ही ना, तो CO2 वाटर के साथ मिलके यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस में क्या बना देगा? H2CO3, और H2CO3 टूट के क्या बना देगा? HCO3 1 नेगेटिव और H पॉजिटिव। हम क्या देख रहे हैं? टिश्यूज के अंदर था CO2 हाई, CO2 हाई है तो वो बाइंड कर गया, ब्लड में चला गया। ब्लड में है RBC और प्लाज्मा, और RBC और प्लाज्मा दोनों में एक एंजाइम प्रेजेंट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। उस एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 ने वाटर के साथ रिएक्ट किया और बनाया H2CO3, और H2CO3 टूट गया H पॉजिटिव प्लस HCO3 1 नेगेटिव में। ठीक है। अब एट द एल्वियोलर साइट, जो एल्वियोलाई की साइट होती है वहां पे क्या होगा? पार्शियल प्रेशर CO2 का कम, पार्शियल प्रेशर CO2 का कम है तो ये रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब रिएक्शन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड होगी तो फाइनली क्या मिलेगा? CO2 और वाटर। क्या मिलेगा? CO2 और वाटर। ठीक है। Thus CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level, तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ये ट्रैप हो जाता है CO2 टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे क्या होगा? CO2 ने और वाटर ने मिलके क्या बना दिया? HCO3 1 नेगेटिव। तो जो CO2 थी ना हमारी, वो फंस गई। किसकी फॉर्म में फंस गई? HCO3 1 नेगेटिव की फॉर्म में फंस गई। कौन से लेवल पे? टिश्यू लेवल पे। ठीक है। जबकि क्या हुआ? एल्वियोलाई के लेवल पे ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वियोलाई इज रिलीज्ड आउट एज CO2। लेकिन एल्वियोलाई पे रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में चली थी तो एल्वियोलाई पे क्या बन गया? CO2 बन गया। ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। जैसे हमने देखा था कि लगभग 100 ml ब्लड जो है वो तुम्हारा 5 ml O2 लेके जाएगा टिश्यूज तक। टिश्यूज को जरूरत थी ऑक्सीजन की, तो कितनी ml ऑक्सीजन गई टिश्यूज तक? 5 ml। कितना ब्लड लेके गया? 100 ml ब्लड लेके गया। इसी तरीके से अब 100 ml ब्लड तुम्हारा टिश्यूज से उठा के लेके जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाएगा एल्वियोलाई तक। कहां तक पहुंचाएगा? एल्वियोलाई तक। ये तुम्हारी एल्वियोलाई है और ये मान लो टिश्यूज है तुम्हारे। अब टिश्यूज के अंदर हाई क्या है? CO2 या O2? CO2। क्या हाई है? CO2। पार्शियल प्रेशर CO2 का क्या था? हाई था। ठीक है, पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई है टिश्यूज में। अब पार्शियल प्रेशर अगर हाई है तो यहाँ पे CO2 डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड में। किस में डिफ्यूज हो जाएगा CO2? ब्लड में। अब ब्लड के अंदर तुम्हारे पास है RBC और प्लाज्मा। क्या प्रेजेंट है? RBC और प्लाज्मा। इन दोनों में कौन सा एंजाइम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में अब ये CO2 बाइंड करेगा किसके साथ है? वाटर के साथ। किसके साथ बाइंड कर जाएगा? वाटर के साथ। और फाइनली बिल्कुल लास्ट स्टेप में बताना क्या बना था? HCO3 1 नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव। तो टिश्यू लेवल पे देखो जो तुम्हारी CO2 है वो ट्रैप होगी किसकी फॉर्म में? HCO3 1 नेगेटिव की फॉर्म में तुम्हारी CO2 ट्रैप हो गई। लेकिन यहां से जब अगर हम एल्वियोलाई की बात करें तो एल्वियोलाई में क्या होगा? CO2 का पार्शियल प्रेशर कम। अब पार्शियल प्रेशर अगर कम है तो ये रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो HCO3 1 नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे? CO2 और वाटर। मतलब यहाँ पे हमें एल्वियोलाई की जगह क्या मिल गया? CO2। क्या मिल गया? CO2। और इस CO2 को हम बाहर फेंक देंगे। ये जो CO2 का ट्रांसपोर्ट हुआ है ये हुआ है बाइकार्बोनेट के थ्रू। किसके थ्रू हुआ है? बाइकार्बोनेट के थ्रू। और बाइकार्बोनेट के थ्रू जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो कितने % होता है? 70%। कितने %? 70%। तो जो हमने कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला ट्रांसपोर्ट पढ़ा था ना वो तो था सिर्फ कितना %? 20 से 25%। लेकिन जो मेजॉरिटी में ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का 70% ट्रांसपोर्ट वो होगा बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। किस फॉर्म में?
बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, दोनों ट्रांसपोर्ट आए समझ। और जो तुम्हारा 100 ml ब्लड होगा वो टिश्यूज से उठा के CO2 लेके आएगा एल्वियोलाई तक। कितनी CO2? 4 ml। कितनी CO2? 4 ml। और यहाँ से 100 ml ब्लड यहाँ पे O2 लेके जाएगा। कितनी O2? 5 ml। ठीक है, चलो 2 मिनट का ब्रेक लो, फिर ये लास्ट टॉपिक है, 10 मिनट में हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक का नाम? देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं ना उसको हमारी बॉडी रेगुलेट भी करती है। ठीक है, तो वो रेगुलेशन कैसे चलता है वो हमें देखना है। ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज। जो हमारे बॉडी टिश्यूज की डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम है ना, जो हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक स्पेशल एबिलिटी है। ठीक है, दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। और ये जो हम रेगुलेट कर सकते हैं अपने रेस्पिरेशन को, ये काम किया जाता है बाय अवर न्यूरल सिस्टम। ये काम कौन करेगा? हमारा न्यूरल सिस्टम करेगा। A specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation. इस रेगुलेशन के लिए प्राइमरीली मतलब सबसे ज्यादा जो इसको रेगुलेट करता है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए वो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कौन है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के मेडुला रीजन में। ब्रेन के कौन से रीजन में? मेडुला रीजन में। हमारा ब्रेन है, ब्रेन में एक रीजन होता है, उस रीजन का नाम है मेडुला रीजन। क्या है रीजन का नाम? मेडुला रीजन। उस रीजन में एक सेंटर प्रेजेंट होता है, उस सेंटर का नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या है सेंटर का नाम? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेंटेन कर सकता है हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को। हम हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को क्यों मेंटेन कर रहे हैं? हमारे बॉडी टिश्यूज की डिमांड को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अब है अनदर सेंटर। अब एक सेंटर तो हो गया, पहले सेंटर का नाम क्या बताया? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ब्रेन के कौन से रीजन में प्रेजेंट है? मेडुला रीजन में। एक और सेंटर होता है जो ब्रेन के पोन्स रीजन में प्रेजेंट होगा। दूसरा सेंटर ब्रेन के कौन से रीजन में है? पोन्स रीजन में प्रेजेंट है और इस सेंटर का नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इस सेंटर का नाम क्या है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट था ना मेडुला रीजन में, इसी के फंक्शंस को मॉडरेट किया जाता है बाय अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द ब्रेन। और ब्रेन के भी कौन से रीजन में? पोन्स रीजन में। और उस सेंटर का नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या है सेंटर का नाम? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर। अब ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ना, यहाँ से सिग्नल आएंगे, उन सिग्नल को हम बोल रहे हैं न्यूरल सिग्नल। क्या बोल रहे हैं? न्यूरल सिग्नल। अब वो न्यूरल सिग्नल क्या करेंगे? कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। जो हमारा इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन है, जितने टाइम में हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं उस टाइम को कम कर देता है ये सेंटर। कौन सा सेंटर? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कौन सा सेंटर? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब हमारा इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन यानी इंस्पिरेशन का टाइम कम हो गया तो जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है, क्या हमारा रेस्पिरेटरी रेट चेंज नहीं हो जाएगा? होगा ना। अगर हमारा इंस्पिरेशन का टाइम कम हो गया तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट चेंज हो जाएगा। क्या था हमारा रेस्पिरेटरी रेट? 70 to 72 टाइम। ये ऐसा ही था। ये तो हर्ट नहीं करता बीट, ये यही था रेस्पिरेटरी रेट। 12 to 15 था। 12 to 15 टाइम्स पर। देखते हैं, चेक करते एक बार। चलो देख लेते, कोई नहीं। हाँ शाबाश, क्या था? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में हमारा रेस्पिरेटरी रेट कितना है? 12 से 16 मिनट। एक मिनट में हम 12 से 16 बार रेस्पायर करते हैं ना। अब अगर हमारा इंस्पिरेशन का टाइम कम हो जाए, वो टाइम कम किया है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर से एक सिग्नल आया
उस सिग्नल ने। अब इंस्पिरेशन का टाइम कम हो गया तो जो ये रेस्पिरेटरी रेट था 12 से 16 चेंज नहीं हो जाएगा, है ना। तो वही बोला गया है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर से एक सिग्नल आया, उस सिग्नल ने मॉडरेट किया किसकी एक्टिविटी को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की एक्टिविटी को, जिस वजह से हमारा जो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन है वो कम हो गया, और वो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम होने की वजह से हमारा रेस्पिरेटरी रेट चेंज हो गया, ऑल्टर हो गया, ठीक है। A chemosensitive area is situated adjacent to the respiratory rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions. अब जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर था, उस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बिल्कुल एडजेसेंट में, बिल्कुल पास में एक और एरिया प्रेजेंट होता है, और वो एरिया कीमोसेंसिटिव होता है। कैसा होगा वो एरिया? कीमोसेंसिटिव। कीमोसेंसिटिव मतलब वो सेंसिटिव है केमिकल्स के लिए सेंसिटिव, और किस किस के लिए सेंसिटिव है? CO2 और हाइड्रोजन आयन, दो चीजों के लिए सेंसिटिव है, CO2 के लिए और हाइड्रोजन आयन के लिए सेंसिटिव है। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। अगर ये सब्सटेंसेस इंक्रीज हो गए, CO2 इंक्रीज हो गया, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो गया, तो ये जो सेंटर है, ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है, ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इनमें अगर इंक्रीज हुआ तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दीज सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड। अब ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया, ये किसके एडजेसेंट प्रेजेंट था? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास प्रेजेंट था। तो अगर CO2 बढ़ा, H पॉजिटिव बढ़ा, तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोलेगा कि कुछ ऐसे चेंजेस कर जिसकी वजह से ये CO2 और H पॉजिटिव कम हो जाए, ठीक है। इनको एलिमिनेट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए बाहर। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद ऑर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। अब हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है ऑर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी। क्या होती है? ऑर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी। इनके साथ कुछ रिसेप्टर्स लगे होंगे। क्या लगे होंगे? कुछ रिसेप्टर्स लगे होंगे। वो भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर CO2 में और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में कोई चेंज हुआ है तो उसको, ठीक है। CO2 में और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में अगर कोई चेंज हुआ है तो उसको सेंस किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है बाय ऑर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। वहां उसके पास जो रिसेप्टर होंगे वो पहचान सकते हैं उसको। और अब उन्होंने पहचान लिया तो अब क्या होगा? जो भी जरूरी सिग्नल्स हैं वो सिग्नल्स भेजे जाएंगे किसके पास? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, कि जो भी एक्शन, जो भी रेमेडियल एक्शन, मतलब जिस भी एक्शन की जरूरत है, जिस भी रेमेडी की वहां पे जरूरत है, इनको निकालना है तो निकाल लो, अगर अंदर लाना है तो अंदर लाओ, ठीक है। जिस भी एक्शन की जरूरत है वो करो। ये जो हम पूरा रेगुलेशन पढ़ रहे हैं ना रेस्पिरेशन का, इस रेगुलेशन में ऑक्सीजन का जो रोल है वो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है, मतलब ऑक्सीजन का इतना कोई ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है हम उसे रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे? हमारे पास सबसे पहला जो सेंटर है, सबसे पहला सेंटर कौन सा बताया? ब्रेन में एक रीजन है, कौन सा रीजन होगा ब्रेन में? मेडुला रीजन। अब ब्रेन के मेडुला रीजन में जो हमारा फर्स्ट सेंटर है वो प्रेजेंट होगा, नाम क्या है उसका? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। ये तो हमारा पहला एरिया था। अब एक और होता है सेंटर जो प्रेजेंट होगा ब्रेन के पोन्स रीजन में। ब्रेन के कौन से रीजन में? पोन्स रीजन में। उसका नाम था न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो था तुम्हारा, ये क्या कर रहा था? सिग्नल भेज रहा था। क्या भेज रहा था? सिग्नल। उस सिग्नल का नाम था न्यूरल सिग्नल। क्या नाम था? न्यूरल सिग्नल। इसने भेजा न्यूरल सिग्नल। किसके पास भेजा था न्यूरल सिग्नल? बताओ। हाँ, इसने न्यूरल सिग्नल भेजा। उस न्यूरल सिग्नल की वजह से क्या हुआ था? हमारा जो इंस्पिरेशन है, ये जो न्यूरल सिग्नल आया है, इस न्यूरल सिग्नल आने की वजह से हमारा इंस्पिरेशन का, याद रखना, किसका? इंस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन था वो ड्यूरेशन कम हो गया। इंस्पिरेशन का अगर ड्यूरेशन कम हुआ तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट
ऑल्टर हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट ऑल्टर हो गया यानी चेंज हो गया, ठीक है। तो दो सेंटर की बात की हमने, एक तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की और दूसरा न्यूमोटेक्सिक सेंटर की। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन विच रीजन ऑफ ब्रेन? मेडुला। और न्यूमोटेक्सिक सेंटर पोन्स रीजन में है। अब नेक्स्ट था तुम्हारे पास एक कीमो सेंसिटिव एरिया। नेक्स्ट क्या है? एक कीमो सेंसिटिव कीमो सेंसिटिव एरिया। ये प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, यानी यहाँ पे कौन सा सेंटर है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसके एडजेसेंट में प्रेजेंट है कौन? कीमो सेंसिटिव एरिया। अब ये कीमो सेंसिटिव है, तो ये सेंसिटिव किस किस के लिए है? CO2 और H पॉजिटिव के लिए। मान लो CO2 और H पॉजिटिव बढ़ गया, CO2 और H पॉजिटिव अगर बढ़ गया तो ये कीमो सेंसिटिव एरिया इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोलेगा कि कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से CO2 और H पॉजिटिव कम हो जाए, ठीक है, इतना है समझ। उसके बाद क्या प्रेजेंट था तुम्हारे पास? ऑर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी। अब ऑर्टिक आर्क और जो कैरोटिड आर्टरी थी तुम्हारे पास, इनके पास प्रेजेंट है रिसेप्टर्स। क्या प्रेजेंट है इनके पास? रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स सेंस कर सकते हैं अगर कोई चेंज आया है CO2 में और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन में। CO2 और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन में अगर कोई चेंज आया है तो ये भी उसको सेंस कर लेंगे, और सेंस करके ये भी बोलेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। किसको बोलेंगे? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोलेंगे कि कोई भी रेमेडियल एक्शन करो, मतलब CO2 और H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन चेंज होगी उसको ठीक करो, ठीक है, हाँ, नॉर्मलाइज करो। लेकिन ये जो पूरा रेगुलेशन पढ़ा, इसमें O2 का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, ठीक है। अब बस लास्ट टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर्स। देखो, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड पूरी जो हम ह्यूमन फिजियो पढ़ते हैं ना, पूरी ह्यूमन फिजियो में फ्लो यही रहेगा कि लास्ट में कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स दिए हैं, मतलब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है तो इसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ब्लड वाला पढ़ेंगे तो ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। तो चैप्टर के लास्ट में डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं। तो पहला जो डिसऑर्डर है वो है अस्थमा। पहला डिसऑर्डर क्या है? अस्थमा। अब अस्थमा जो है ये होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको कौन सी बीमारी है? अस्थमा बीमारी है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? वीजिंग होगी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो अस्थमा के अंदर क्या होता है? जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन मतलब जलन होगी, ठीक है। तो अस्थमा के तुम्हें 3 मेन पॉइंट ध्यान रखने। पहली बात सांस लेने में दिक्कत, दूसरी बात ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अस्थमा में और एम्फाइसीमा में हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं पेपर में, ठीक है। तो तुम्हें अस्थमा में क्या ध्यान रखना है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, और सांस लेने में दिक्कत तो तुम्हें याद ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा एम्फाइसीमा। अब एम्फाइसीमा जो है वो एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? क्रोनिक डिसऑर्डर। क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग टाइम एक्सपोजर अगर हो रहा है किसी चीज का, ठीक है। तो एम्फाइसीमा कौन सा डिसऑर्डर है? एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, और ये किसके अंदर होगा? डैमेज यहाँ पे होंगी एल्वियोलाई की वॉल्स। यहाँ पे क्या डैमेज होगा? एल्वियोलाई की वॉल्स डैमेज होती हैं। अब एल्वियोलाई की अगर वॉल्स डैमेज होगी तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है ना, रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। एम्फाइसीमा मेजरली किसकी वजह से होता है? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। सिगरेट स्मोकिंग एक रीजन है इसमें से, ठीक है, जिसकी वजह से एम्फाइसीमा हो सकता है। तो अस्थमा में क्या हुआ? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। दिक्कत कहाँ पे हुई? इन्फ्लेमेशन हुई ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स में। यही होता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कि एम्फाइसीमा में क्या था और अस्थमा में क्या था। एम्फाइसीमा में क्या याद रखोगे? क्रोनिक डिसऑर्डर है, एल्वियोलाई की वॉल यहाँ पे डैमेज हो जाती है। एल्वियोलाई की वॉल डैमेज होगी तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। और किसकी वजह से होता है? ड्यू टू
सिगरेट स्मोकिंग। लास्ट है हमारे पास ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसको ORD भी लिखते हैं पेपर में। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? व्यवसाय, है ना, काम धंधा जो हम कर रहे हैं। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है कि कुछ इंडस्ट्रीज में, स्पेशली ऐसे इंडस्ट्रीज जहां पे स्टोन ब्रेकिंग की जाती है, स्टोन की ग्राइंडिंग की जाती है, वहां पे बहुत ज्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है। अब अगर डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है ना, कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाती, ठीक है, हमें बचा नहीं पाती हमारी बॉडी। तो क्या होगा, अगर लॉन्ग एक्सपोजर है, अगर लंबे टाइम तक कोई उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा। क्या होगा? उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगा। अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसकी वजह से होगा फाइब्रोसिस। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा? फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब होता है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। प्रोलिफरेशन मतलब डिवीजन। जो फाइब्रस टिश्यू है उसका क्या हो जाएगा? प्रोलिफरेशन हो जाएगा, यानी डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। इस वजह से उस इंसान के अंदर लंग डैमेज हो जाएगा, बहुत भयंकर वाला। और इसका जो प्रोटेक्टिव मेजर है वो क्या है कि जो भी लोग वहां काम कर रहे हैं उन्हें मास्क यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मेन बात बस एक ही है कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में लंग्स में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से होगा फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस में क्या होता है कि लंग्स के अंदर जो फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है उसका प्रोलिफरेशन होगा। क्या होगा? प्रोलिफरेशन, यानी डिवीजन होगा, ठीक है। तो ये 3 डिसऑर्डर थे। पहला क्या था? अस्थमा। दूसरा एम्फाइसीमा। दूसरा क्या है? एम्फाइसीमा। और लास्ट है ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर।